बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम इदारे के सरबराह का एक अहम फैसला, एक बहुत अहम शख्सियत आसिम सलीम बाजवा साहब, उन्होंने जी इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो अपने ओहदे से हट गए जी। अचानक से ये अभी शाम में ये एक डिसीजन आया उनके ट्विटर पे। जब हमने जाकर देखा जी, तो उन्होंने बहुत ही नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और कहा कि 2 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं मेरी सर्विस के, जो इस ओहदे को मैंने संभाला, और अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इस जैसे इदारे की, CPAC जैसे इदारे की सरबराही से नवाजा। वजीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में कहा जी कि मैं उनके भरोसे और हिमायत के बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और ये भी कहा कि अब जो नई शख्सियत जो इस ओहदे को संभालेंगी, खालिद मंसूर साहब, उनके बारे में भी कहा कि वो एक बहुत अच्छी प्रोफाइल रखते हैं और वो इस ओहदे के लिए बड़े बड़े ज़बरदस्त कारामद साबित होंगे और इस तमाम तर जो हमारी काविशें थीं, जो सिलसिला था, उसको आगे इंशाल्लाह लेकर बढ़ेंगे। अब आज मकसद इस प्रोग्राम को करने का, एक तो थोड़ी सी मैं प्रोफाइल भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे खालिद मंसूर साहब की। आपको बताते हैं जी कि जो उनकी रिच प्रोफाइल की बात की जा रही है, असद उमर साहब ने भी कहा कि बहुत रिच प्रोफाइल है। चाइना में भी जो है वो आ चुके हैं। और जी मुझे बताया जा रहा है मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूं, लेकिन इससे पहले सिर्फ मैं प्रोफाइल डिस्कस करूंगा खालिद मंसूर साहब की, ताकि फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सके। खालिद मंसूर साहब जी इससे पहले हब पावर के चेयरमैन भी रह चुके हैं, साबका एंग्रो में उन्होंने काम किया है जी, फौजी फर्टिलाइजर से भी ताल्लुक रख चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जिसमें चाइना मशीनरी खास तौर पे उसका ताल्लुक उनसे रहा, EPC से ताल्लुक रहा, इक्विटी पार्टनर रहे। एनर्जी खासकर थर में भी उनका ताल्लुक रहा। चाइना बैंक और चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ भी मुंसलिक रहे। ICBC से भी ताल्लुक रहा, चाइनीज बहुत सारी कंपनी से उनका ताल्लुक रहा। इसी के साथ चाइना फर्टिलाइजर कंपनीज के साथ, चाइना नेशनल केमिकल इंजीनियरिंग, नॉर्थ वेस्ट इलेक्ट्रिक, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ खालिद साहब जो हैं वो मुंसलिक रहे, उन्होंने काम किया। ग्रेजुएशन की कराची से कुछ दहाइयों कबल और केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कराची बेस्ड हैं। तो ये एक रिच प्रोफाइल है जिसका जिक्र असद उमर साहब ने भी किया, शहबाज गिल साहब ने नोटिफिकेशन की पिक्चर भी ट्वीट की है। सो अब देखना ये है कि ये कितना मजबूत साबित होगा, या हो सकता है इसका कोई मनफी इंपैक्ट भी क्या आ सकता है। बिकॉज इस वक्त जिस खित्ते की हम बात कर रहे हैं वो बलोचिस्तान है, और सबसे ज्यादा इस वक्त जो क्रूशल सेंसिटिव पाकिस्तान में अगर कोई एरिया है तो वो बलोचिस्तान है। और CPAC वो वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वी आर नॉट इन द पोजीशन इवन कि हम इस पे कुछ भी बर्दाश्त कर सकें। और ऑलरेडी हमें पता है कि अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है, किस तरह से अमरीकी फौज का इनखला हुआ, तालिबान और अफगान फौज में किस तरह झड़पें जारी हैं, किस तरह पनाह दी पाकिस्तान ने भी। तो इस तमाम तर सूरत हाल को इंशाल्लाह आज कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब को वेलकम करूंगा। ब्रिगेडियर साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ बहुत ही सीनियर तज्जियाकार जनाब जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आज मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, अक्सर आप इनके कॉलम्स पढ़ते रहते होंगे द न्यूज में। सर आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं स्टार्ट लूंगा ब्रिगेडियर साहब आपसे, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे पाक फौज की, आर्मी की। आसिम सलीम बाजवा साहब बकौल उनके, उन्होंने 2 साल का अरसा मुकम्मल कर लिया है, इस वजह से वो मुस्ताफी हो रहे हैं। कैसे देखते हैं सबसे पहले इस क्रूशियल स्टेज के ऊपर इस डिसीजन को, कैसे देखते हैं? प्लस आपसे मेरा यह सवाल होगा कि अगर वजीर आजम साहब चाहते या आसिम सलीम बाजवा साहब खुद चाहते तो क्या तौसी मुमकिन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ जी, बाजवा साहब 2 साल बिल्कुल नवंबर में वो आए थे, नवंबर 19 में, और अभी उनको तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो ये खैर जो टॉप चेंजेस होती हैं 2, ये मैटर करती जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी अगर डिक्टेट वही चल रहे हों जो हुकूमत चाहती है तो इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कि जो डिक्टेट्स दी गई होती हैं, जो स्टेट डिक्टेट दे देती है कि कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है, तो उसी के ऊपर नॉर्मली फॉलोइंग चलती है। हाँ, एक चीज़ जो बड़ी डिस्कशन में चलती रही कि जी आसिम सलीम बाजवा अनफॉर्चुनेटली बीच में एक पीरियड आया था जब थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुई थी, और उनके कुछ वो ऑफशोर वाला इशू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आया था। तो अगर इनका रिमूवल कुछ इस किस्म का होता कि
सेरेमोनियल टाइप होता तो ये उस वक्त होता। अभी इस वक्त जो इनकी चेंज आई है इसका मेरा ख्याल है उस एपिसोड से कोई ताल्लुक मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ, दूसरा एक जो ताल्लुक नजर आता है कि शायद तब्दीली लाई गई है। तब्दीली का एक अगर देखें तो सीपेक के कुछ प्रोजेक्ट काफी डिलेड चल रहे हैं। अच्छा। खास तौर पर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ओके। 5 एनर्जी प्रोजेक्ट हैं जिनमें डिलेज चल रही हैं और उसको खुद इन्होंने अभी रिसेंट जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने उसको कहा था कि इसको तेज करना चाहिए, जिसमें 3 कोल के प्रोजेक्ट हैं और 2 हाइड्रो के प्रोजेक्ट हैं जिनकी पेस थोड़ी सी स्लो है। तो ओवरऑल में अगर हम देखते हैं तो क्रूशल तो मैं इसलिए भी नहीं कह सकता कि हालात तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस रीजन के और इंडिया उसके खिलाफ, अमेरिका उसके खिलाफ, सीपैक एक तकलीफदेह कील है जो सबको चुभ रही है। हाँ। और उसमें तब्दीलियां लाना, लेकिन सर जैसे जैसे किसी के कहने के ऊपर अपनी मंजिल को पहुंच रहा है, आपको नहीं लग रहा कि चीजें और क्रूशल होती जा रही हैं, सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है? क्योंकि करने की तो कोशिश हो रही है ना, देखिए करने। हाँ। जी हाँ, है तो सही। देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी पिछले हफ्ते की स्टेटमेंट इंडियन की देख लें, जबकि वहां पर अमेरिकन मेरा ख्याल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए हुए थे, फार्म नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऑफिशियल गए हुए थे और वहां पर स्टेटमेंट आई कि जी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि वो कहते हैं इंडियन टेरिटरी में आप कैसे ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इस हद तक वो स्टेटमेंट आई। तो ये इंडिकेट करती है जी हाँ, नहीं सीपैक का जो रूट है उसके ऊपर वो बात हो रही है। अमेरिकन वहां पर थे और उन्हीं दिनों में अफगानिस्तान में भी हॉट। तो ये एक पेनफुल डेवलपमेंट तो है इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, बिकॉज चाइना की ग्रोथ है ना, चाइना की ग्रोथ चुभती है और इन दोनों को खास तौर पर चुभती है। तो आपको लग रहा है कि बस एक नॉर्मल डिसीजन है? इस पे तो डिटेल में बड़ी बात होने वाली है। आज माशाल्लाह तीनों बहुत सीनियर गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, तो बड़ी डिटेल में इस पे तजिया करेंगे। अभी इस ये जो रिमूवल है, कह लीजिए, मैं इसको रिमूवल भी नहीं कहूंगा बिकॉज खुद मुस्ताफी हुए, तो आपको लग रहा है नॉर्मल है? इट्स नॉर्मल, कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला? ठीक हो गया। जफर हिलाली साहब, जी जी ठीक है, जफर हिलाली साहब, सर आपको क्या लग रहा है, ये अचानक मुस्ताफी होने से कोई इंपैक्ट पड़ सकता है सर सीपैक के ऊपर? और नई तायुनाती जो हुई है वो भी कोई आर्मी पर्सनल नहीं है, वो एक मामले खसूसी जो पीटीआई की तरफ से आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर? पहली बात तो ये है कि मैंने उनका एक लफ्ज नहीं सुना। अच्छा, कोई आ नहीं रहा था तो मुझे नहीं पता ब्रिगेडियर साहब क्या कहा था। जी जी, अच्छा, प्लीज चेक कीजिएगा, ब्रिगेडियर साहब की आवाज नहीं जा रही है जफर अली साहब को। जी प्लीज सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि बाजवा का अपॉइंटमेंट इनिशियली बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट था। ठीक है। एक आदमी जिसको एरिया के बारे में उनको पता था, जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जिनसे बात करने की जरूरत हो रही थी सीपैक के लिए, उनको पता था। सिविल, मिलिट्री, सिक्योरिटी डायमेंशन उनको पता था, सेंसिटिविटी उनको पता था, और साथ साथ लोकल्स को टैकल करना और साथ साथ चीनियों के साथ ये रखना। सीनियर जनरल थे, कॉम्पिटेंट आदमी, मेरे ख्याल में वो DTISPR भी रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज अ परफेक्ट अपॉइंटमेंट और उन्होंने अच्छा काम भी किया। अब 2 साल हो गए थे, वो कह रहे हैं कि उनको जाना है तो वो चले गए। मेरे ख्याल में ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये आदमी भी बड़ा अच्छा है। जैसे आपने टीवी जो बताया था, उनका प्रोफाइल के साथ उनका कोऑपरेशन है, उनको एक्सपीरियंस है, हकों क्या हेड था, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में उसको पता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट्स वो खास तौर पे इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में दोनों अपॉइंटमेंट फर्स्ट क्लास। ठीक है, लेकिन सर वही पॉइंट आ जाता है कि अब वो जो सेंसिटिविटी जो है इस एरिया की, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो हर लिहाज से अबूर हासिल रखते थे बिकॉज आर्मी से उनका ताल्लुक था, और बलूचिस्तान ऑलरेडी टारगेट पे रहता है पड़ोसी मुल्क के भी, और आपको पता है और भी बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं, तालिबान वगैरह। तो इस हवाले से आपको लग रहा है कि बाजवा साहब बेटर थे क्योंकि उनको एरिया की नॉलेज थी, सेंसिटिविटी जानते थे? मेरे ख्याल में कि अब वो मामला जो है वो खत्म हो गया था, माने सेंसिटिविटी। अब देखिए जो भी आर्मी कमांडर्स उस एरिया के हैं उनको ये सेंसिटाइज किया गया है कि ये प्रोजेक्ट की अहमियत
थ्रेट्स किधर से आ रहे हैं और कैसे उनको हैंडल करना। तो उसकी सिक्योरिटी तो आर्मी के पास रहेगी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जी जी वो जी तो फिर जी एक उस तरफ तो आई डोंट थिंक यू नीड अ मैन विद सिक्योरिटी एक्सपीरियंस। जी, अभी जी, जी। वो सब हो गया, वो फैसला उसका ठीक हो हो गया। गया। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट सर। पर मैं मुबशिर साहब सर, मुबशिर बुखारी साहब सर, आप कैसे देखते हैं इस इस्तीफे को सबसे पहले, और इसका इम्पैक्ट आपकी नजर में कुछ पड़ने वाला है? जी देखिए, कुछ डेवलपमेंट्स जो कुछ अर्सा से जारी थी, जी। उसमें सबसे बड़ी जो चाइना को कंप्लेंट आ रही थी वो पेस पे आ रही थी कि स्लगिश चल रहे हैं मामला। ठीक है। और उस पे 3-4 दफे वो ऑफिशियली आपको ये कह चुके थे कि अब पेस ठीक नहीं है, ठीक है। और जो टारगेट्स हैं वो टाइमली अचीव नहीं हो रहे। तो एक ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि दैट माइट बी अ रीजन। ओके। और बाजवा साहब का जो इस्तीफा है जी। उसके पीछे ये सोचा जा रहा है ही वाज आस्क्ड टू रिजाइन। ओके, और ही वाज ये आस्क्ड टू रिजाइन। डिमांड ओके, जी। ठीक है। और उन्होंने अभी उनका टेन्योर में वक्त बाकी कुछ है, महीने बाकी थे। ठीक है, और वो प्रीमेच्योर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो उससे इस बात को अगर आप ले लें, एनालाइज कर लें कि कंप्लेंट्स चूंकि जारी थी और चूंकि ये हेड कर रहे थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस बेस को मेंटेन करना इनकी थी। ठीक है। तो उस सिलसिले में ये स्टेप लिया गया और बाजवा साहब ने जो है उसे आगे से यस किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिजाइन किया। और फिर उसके बाद जो एक रेटिंग है वो है खालिद मंसूर साहब की अपॉइंटमेंट। जी जी, प्रोफाइल प्लीज इस आप पे बात उनका बयान कीजिएगा। कर चुके हैं। सो बाहर ये लग रहा है कि इस दफे जो सीपैक के ऊपर ये बंदा लाए हैं वो चाइनीज की अपनी मर्जी से लाए हैं। अच्छा, चाइनीज पहले की जो है मर्जी वो से। हुकूमत पाकिस्तान। और आप इसके बाद देखते हैं खालिद मंसूर साहब जो हैं वो इसकी पेस को एनहेंस करने में कामयाब होते हैं या नहीं, टारगेट अचीव करते हैं या नहीं। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा कहा जाता है कि वो हार्ड टास्क मास्टर हैं और टारगेट अचीव करने में अच्छी शोहरत रखते हैं। अभी देखते हैं कि वो इसमें क्या करते हैं। जहां तक आप सिक्योरिटी के मामला को डिस्कस कर रहे थे, देखिए ऊपर कोई भी बैठा हो, सिक्योरिटी उसका कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपकी एक डिविजन आर्मी लेड बाय सर्विंग मेजर जनरल जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद बलोचिस्तान जो एक सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे जो सदर्न कमांड के चीफ हैं वो भी डायरेक्टली से देख रहे होते हैं। तो ये डीजी की या चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक हो गया। तो वेरी मैं इस तरह वेरी वेल देखता हूँ कि ये जो स्लगिश फेज थी उसके नतीजे में ये रिप्लेसमेंट आया है। ठीक है। अब मैं सर, आप इसहाक साहब सर, मैं आपसे एक सवाल ही करूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि मैं आपकी, क्योंकि तकरीबन हलाली साहब ने भी इस मौजू पे बात कर ही ली है और बशीर साहब ने भी, आप मुझे बताइएगा न्यू अपॉइंटमेंट को आप कैसे देखते हैं, सिंस यू आर एन आर्म पर्सनल योरसेल्फ, आप खुद सर्व कर चुके हैं। दूसरा, उनकी जगह पे आसिम बाजवा साहब की जगह पे दोबारा कोई आर्मी पर्सनल क्यों हमें मंजर आम पर नजर नहीं आ रहा? पॉसिबिलिटी हो सकती थी। बड़ी अच्छी बात की साहब ने, बुखारी साहब ने, कि पेस जो मैं आपसे पहले अर्ज किया था कि 5 प्रोजेक्ट को खास तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। रिसेंट जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट में वहां पर कि उनका पेस बहुत स्लो था, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। और सीपैक को अगर हम इमरान साहब के टेन्योर और पीटीआई के टेन्योर को देखें तो इन 2 सालों में क्रिटिसिज्म बड़ा आया है कि सीपैक को स्लो किया गया है। अच्छा, इमरान खान साहब तो ये कहते हैं, मैं आपको सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा एडअप करना चाह रहा हूं। उनकी तरफ से सीपैक पे जब हमने पॉलिटिशियंस भी प्रोग्राम में मधु किए थे तो उनकी तरफ से था कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत स्लो था, हमने तो स्पीड बढ़ाई है, हमारे दौर में तो स्पीड अप हो गया है। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? अच्छा, 2 चीजें थी। मियां साहब के जो प्रोजेक्ट थे ना, उस दौर के प्रोजेक्ट, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट थी। अच्छा, डायरेक्शन डिफरेंट। वो फोकस कर रहे थे वो कहते हैं एनर्जी के ऊपर और कोल के ऊपर खास तौर पर। अब ये एक अलग डिस्कशन हो जाएगी, मेरा ख्याल उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो चाइनीज जो थे वो भी उनको कह रहे थे कि आप सिर्फ उन पे फोकस कर रहे हैं। इमरान साहब के दौर में आने के बाद फोकस थोड़ा ब्रॉड हो गया है हर प्रोजेक्ट के ऊपर। और फिर दूसरी बड़ी चीज थी, उस वक्त पंजाब फोकस था, सेंट्रल पंजाब फोकस था। अभी 2 बड़ी जगह जो डिस्कशन में आ रही हैं, एक रशकई है और दूसरा
इस्लामाबाद है और तीसरा कराची के जो 3 जोन हैं इनको प्रायोरिटी पे रखा गया है। ठीक है। पहले ये प्रायोरिटी में नहीं थे। ओके। तो उस हिसाब से तो इमरान साहब की बात बिल्कुल सही है कि हमने उसको पेस चेंज किया ठीक है। है। लेकिन इनिशियली क्रिटिसिज्म आया था इनिशियल ईयर में कि सीपैक को शायद इस हद तक क्रिटिसिज्म आया कि सीपैक को शेल्फ कर दिया गया है। मतलब ये आया था, मीडिया में आया था, फालतू हुआ कुछ नहीं था इस किस्म का। अभी हुआ ये है कि अभी पेस अभी काम तो चल पड़े हैं उसी तरीके जिस तरीके से आर्मी और सिविल गवर्नमेंट ने मिलके 1 पेज पे होते हुए किया। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि थोड़ा सा पेस स्लो है, जिसके ऊपर बुखारी साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया, जिसके ऊपर चाइनीज ने कहा था बिकॉज इसको कंप्लीट होना है, अर्लियर दी बेटर। और जो हालात आ रहे हैं आगे उससे जितने जल्दी इसको कंप्लीट किया जाएगा उतनी आसानी से चाइनीज ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। इसके साथ बहुत बड़े लिंक हैं। आप तो मैं एक छोटा सा सवाल मैं जफर हिलाली साहब से भी यहाँ पे कर लूं। जफर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले मुझे बताइएगा कि क्या इस तब्दीली से हमारे पड़ोसी मुल्क को कोई मैसेज तो नहीं जाने वाला? क्या वो इससे कोई फायदा तो नहीं उठा सकते? क्योंकि एक आम पर्सनल, एक बहुत बड़ा ओहदेदार हमने हटा दिया है, उनकी जगह पे हम एक पॉलिटिकल तैनाती कर रहे हैं। कोई लग रहा है आपको इससे कोई मैसेज जा सकता है बैरूनी कुव्वतों को? नहीं जी, बैरूनी कुव्वतों को एक ही मैसेज जाएगा कि हमने एक पूरा डिवीजन रेज किया है इसी प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर उनको कोई खुशी थी कि एक जनरल हैज बीन सक्सीडेड बाय सिविलियन और उसके बाद इतना सिक्योरिटी पे एम्फेसिस नहीं होगा, वो तो खत्म हो जाना चाहिए। एक पूरा डिवीजन रेज किया गया है और मेजर जनरल इंचार्ज और वो पूरे डिप्लॉयड हैं। तो मेरे ख्याल में इससे तो कोई वो नहीं जाएगा। मुबशिर साहब, सर आपको क्या लग रहा है? जी, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ जफर साहब से। ठीक हो गया। कतन इस तरह का कोई मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए प्राइम है। और दासू डैम के इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है। तो अगर कोई गलत फहमी होगी भी तो वो वक्त खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसा कोई मसला ठीक हो गया। अब सर मैं अभी ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद सर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो रीजनल अब हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है और जो बैरून कुव्वतें हैं, बिकॉज ऑलरेडी अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इससे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से फौरन वापस आने के बाद मौजूद गेस्ट साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत मजे की डिस्कशन चल रही है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान किराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात हो रही है। अभी तक हमने जो डिस्कशन की है वो हमने डिस्कस किया, ये जो नई तैनाती है इस हवाले से हमने बात की, लेकिन इस तैनाती का इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया। अब जो मेन यहाँ पे एक पॉइंट है, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ कि 2019 में जब ये आसिम सलीम बाजवा साहब को तैनात किया गया था तो उस वक्त तकरीबन 4 साल के लिए जो है वो एग्रीमेंट हुआ था कि 4 साल आसिम सलीम बाजवा साहब रहेंगे, और जबकि अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है मेरे ख्याल में। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है ये तो मौजूद गेस्ट हमें बताएंगे। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, जफर हिलाली साहब। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर शदीद जंग जारी है, झड़प जारी है। लश्करगाह एक दारुल सूबाई है, सूबे का दारुल हुकूमत है, हाँ सूबे का है जी। और वहां पे इस वक्त जंग जारी है, वो अजीब कशीदा सूरत हाल है। सर ये इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ सकता है हमारे ऊपर, इस तब्दीली के ऊपर, सीपैक के ऊपर, जो अफगानिस्तान में एक खाना जंगी जारी है? देखिए मेरे ख्याल में कि ये जो खाना जंगी है ये डिलिबरेट है जी। इसमें ये एक प्लान के मुताबिक अमेरिकनों ने शुरू किया है। अच्छा। और अमेरिकनों के साथ खड़े हुए हैं हिंदुस्तान और काबुल का जो महकमा है। अब बात असल सीधी बात ये है कि सबको पता है कि ग्वादर तक अगर चीनी आ गया है और फिर उन्होंने अफवाहें दी हुई है कि इधर ग्वादर में नेवल बेस होगा और ये और वो, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेन होगा। और जैसे सबको पता है 12 से 14 दिन it will save in transportation of imports and exports from China to the rest of the Asia or Europe.
देखिए अब बात असल ये इनका क्या, इन्होंने क्या किया कि ये हमें तो इन्होंने धमकी दी है, कहने लगे हैं कि अगर आप ये सब चीज बेच बात के अगर चाइना को आप बेस दे देंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एन अनफ्रेंडली एक्ट और हम रिएक्ट करेंगे। तो इनका अमेरिका और हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान टेरिटरी, उनका ये जो काबुल रेजिम का इनका गेम ये है कि डिले या डिसरप्ट करें। बहुत ही अच्छा होता अगर ये प्रोजेक्ट सब अबैंडन हो जाएं और चीन इधर से आए ना, मगर ये है उनका मकसद। और मेरे ख्याल में दे हैव स्टार्टेड। और लश्करगाह में जो हो रहा है अब देखिए लश्करगाह में क्या सिचुएशन है, उधर मैंने सुना है गवर्नर हाउस और एक पुलिस स्टेशन रह गया है। जी ऑलमोस्ट सब बिल्कुल बाकी सब तालिबान के हाथ में आ जाए और ये पहला सूबाई कैपिटल होगा जो इनके कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर और मोमेंटम मिलेगा और लड़ाई होगी और बॉम्बिंग होगी। और अमेरिकन अब बॉम्बिंग कर रहे हैं और हमें पूछना चाहिए ये हवाई जहाज जो उनके हैं ये किधर से आ रहे हैं, क्या हमारे लैंड स्पेस पे ओवरफ्लाई कर रहे हैं, क्या कोई एग्रीमेंट है, क्या हमने कोई एग्रीमेंट दिया है। भाई लोग कहते हैं अगर आप कुछ कर नहीं सकते रिगार्डिंग ओवरफ्लाइट तो फिर क्या फायदा शोर करना। मेरा ख्याल है कि फिर भी इट्स अ वायलेशन। उनका साथ हमारा अगर वायदा ये था कि आप अमेरिकन फोर्सेस को बचाने के लिए बेशक ओवरफ्लाइट करें टू डिफेंड अमेरिकन फोर्सेस, मगर हमने ये तो नहीं कहा था कि आप हमारे ओवरफ्लाइट करें टू अटैक अदर फोर्सेस। तो कहने की बात ये है मेरे अपना ख्याल में डिसरप्शन ये जानबूझ के हो रहा है और ये भी हो सकती है और स्प्रेड होगा। बिल्कुल पाकिस्तान को भी हो सकता है आए और आएगा। 3 लाख रेफ्यूजीज तो अभी से जनरेट हो गए हैं। जी और दे स्टार्ट मूविंग। इस पे बिल्कुल मैं आगे आऊंगा, इसमें थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी माशाल्लाह बड़ी गहरी निगाह होती है अफगानिस्तान के हवाले से, बड़े एक्सपर्ट हैं आप, एक एक इलाके के बारे में बखूबी आप जानते भी हैं। इससे पहले भी आपसे बात हुई थी। एक और पॉइंट है मेरे पास, वो मैं इससे अगला सवाल है वो मैं आपसे बाद में उस पर आता हूं जिस पर हमने पहले एक दफा बात की थी। मुझे सर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान में जो खाना जंगी की सूरत हाल है, लास्ट टाइम आपने कहा था अब तक कोई सूबाई कैपिटल उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आज ऑलमोस्ट सूबाई कैपिटल एक उनके कंट्रोल में आ चुका है। इसका इंपैक्ट बलूचिस्तान पे पड़ेगा, सीपैक पे पड़ेगा? सिर्फ बलूचिस्तान के इंपैक्ट की बात हो रही है जी। अफगानिस्तान की सूरत हाल थोड़ी सी एक क्लैरिटी उस पर आनी चाहिए जी प्लीज। तीन कैपिटल हैं जिस वक्त जहां पे जंग चल रही है। इसमें एक हेरात है, एक लश्करगाह जो है हेलमंद का कैपिटल है, और कंधार। ये तीनों जहां पर हेलमंद में बॉम्बिंग की है अमेरिकन एयरफोर्स ने और अफगान एयरफोर्स ने, और वहां पर तालिबान ने इल्जाम ये भी लगाया कि वहां पर इंडियन एयरक्राफ्ट, प्रोबेबली वो इंडियन एयरक्राफ्ट नहीं थे, प्रोबेबली वो इंडियन प्रोवाइडेड हेलीकॉप्टर्स थे जो उनके गनशिप उन्होंने पॉसिबल है अफगान एयरफोर्स। हाँ, तो पॉसिबिलिटी वो आती है। अच्छा, अब इससे पहले उन्होंने एक कैपिटल को, 2 कैपिटल उन्होंने लिए थे। एक लिया था फैजाबाद और दूसरा उन्होंने नॉर्थ में बदगीश का जो कैपिटल है उसको टेम्परेरी दोनों होल्ड किए थे। ये कैपिटल अभी तक उन्होंने होल्ड नहीं किया, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लश्करगाह है, बिकॉज लश्करगाह हेलमंद और इसके साथ फिर क्लोज दोनों जो सूबे आते हैं, दोनों तरफ, एक तरफ निमरोज आता है, दूसरी तरफ कंदहार आता है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल इलाका है तालिबान का। कंदहार ये तालिबान का गढ़ रहा है जो कंदहार है, और हेलमंद भी कंदहार का स्ट्रॉन्ग होल्ड गिना जाता है। तो इसके कैप्चर होने से सीपैक के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़े ना पड़े, अफगान हुकूमत के ऊपर इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। ठीक है, हमें भी तो थोड़ा सा, हमारी भी तो कुछ जो सिक्योरिटी पहलू है उस पर आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा हमें भी ज्यादा एक्टिव होना पड़ जाएगा, हमें भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट नो येट कि तालिबान हमारे साथ क्या करने वाला है या उनका हमारे साथ क्या रवैया होगा। ये तो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड अच्छा, बात है, या हमें मालूम मेरा ख्याल है, मैं थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। प्लीज बताइए। देखें, हम पे इल्जाम तो है एक चीज का। अच्छा, और वो इल्जाम आज नहीं है, वो इल्जाम 1994 और 96 से चला आ रहा है कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, और हमने कितना सपोर्ट करते हैं, कितना नहीं करते हैं, वो चलेगा, ये डिस्कशन चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन जो फियर आप जो कह रहे हैं उसका फियर ये है कि वहां से जब खाना जंगी बढ़ेगी ना, जिसके चांसेस हैं, उस सूरत में अफगानिस्तान के अंदर इंडियन और अफगान
जो इंटेलिजेंस है वो, और उसके साथ साथ हिलाली साहब की बात, अमेरिका, ये सारे मिल के इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ट्रू। ये एक सीरियस इम्पैक्ट आएगा अगर अफगानिस्तान में जो इनसिक्योरिटी है वो मजीद बढ़ती जाती है या खाना जंगी बढ़ती है, तो फिर चांसेस ऑफ स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान बढ़ आपकी जाएंगे। जो ड्यूरेंट इंटरेस्ट है लाइन ना पे? उसको हर्ट ड्यूरेंट करने, लाइन? अच्छा। अक्रॉस ड्यूरेंट लाइन, Across अक्रॉस Durand ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। जी अक्रॉस ड्यूरेंट Right. लाइन, जिसमें बलोच इन्वॉल्व होंगे, जिसमें Okay. टीटीपी इन्वॉल्व होगी। हाँ, ये बड़ी चीज, इसका बहुत फियर है बड़ी मुझे। आपको पता है हमारी जो सरहद है वो अफगानिस्तान के साथ है, इस पे बिल्कुल मैं वापस आता हूं। मुबशिर साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं ये इस अफगानिस्तान की सूरत हाल को? क्या ये इम्पैक्ट हो सकती है? इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है हमारे ऊपर, बलूचिस्तान और सीपैक के ऊपर? जी, आप ये कह रहे हैं आ सकता है, मेरे ख्याल में आ रहा है। आ रहा है, ओके। अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें जी। तो जुलाई के महीने में ही टीटीपी ने जो क्लेम किए हैं अटैक्स, जी। वो तकरीबन 40 के और 40 से ज्यादा हैं, ठीक और है। वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में और ट्राइबल एरियाज जो हैं, जो फॉर्मर फाटा या वजीरिस्तान एजेंसी। तो यकदम इस तरह बढ़ जाना और ठीक है। कैजुअलिटीज जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो हम रिपोर्ट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं वो 56 प्लस, सिर्फ मैं आपको जुलाई की बात बता रहा हूँ। ठीक है। जिसका मतलब है जो ही उधर आपने जो पॉट ने बॉयल होना शुरू किया तो इधर भी एक्टिविटीज बढ़ गई। हाँ। मैं जरा इसको दूसरे मैं भी एक डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। जी प्लीज सर, प्लीज इस सर। दफे जो हलाली साहब ने जैसे फरमाया कि बात बहुत आगे तक जाएगी, वो मुझे भी यूं ही लग रहा है, और शायद ब्रिगेडियर साहब भी इस बात को सेंस कर रहे हों कि पहले तालिबान ने जिस तरीके से कॉन्कर किया था अफगानिस्तान को, उस वक्त अफगानिस्तान एक डिफरेंट अफगानिस्तान था। अभी वहाँ पे एक आर्मी है, हाँ वो वेल इक्विप्ड नहीं है या वेल ट्रेंड नहीं है, लेकिन उसकी असिस्टेंस के लिए जो कंट्रीज नाम लिए, इंडिया, अमेरिका, वो मौजूद हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो तालिबान को ज्यादा मिलेगी, जिसका मतलब है लॉन्ग वॉर होगी। लॉन्ग वॉर के नतीजे में जो स्पिल ओवर होगा महाजरीन का, आप जितना मर्जी रोकें, लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटी और प्रेशर के तहत आपको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो माजी में होता रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पूरे मुल्क में फैल जाते हैं और उनके ही अंडर देयर गार्ड नेटवर्क्स के लोग भी फैलते हैं और तबाही मचाते हैं। इसके लिए भी हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमें कैंप्स बनाने पड़ेंगे ताकि स्पिल ओवर ना हो, चेक्स रखने पड़ेंगे। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं सीपैक पे और पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन चुका है, क्योंकि हर रोज हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बहुत चैलेंज हो चुका है। अब सर मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपको याद होगा आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो उस वक्त एक पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी जिसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले करना चाह रहा था। ठीक है सर, आपको याद होगा आपने कहा था कि बड़ा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है और होना चाहिए। कुछ नाम नहीं बुलाए गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे इंपैक्ट आ भी सकता है, और कुछ नाम आपने कहा कि इनको नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन चलें। या शायद जफर हिलाली साहब ने एक कहा था कि इनका नाम समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन चले खैर वो तो पुरानी बात होगी। अब मुझे ये बताइए कि वो तो हुई नहीं कॉन्फ्रेंस, ना हम अपना रोल प्ले कर पाए। पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है सर इसमें अब इस वक्त? कॉन्फ्रेंस का तो फायदा भी कुछ नहीं होना था। अच्छा। वो इसलिए नहीं होना था कि काबुल से जिस हिसाब से एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अमरुल्लाह सालेह जो लीड कर रहा है, इवन टू दी प्रेसिडेंट, कल उन्होंने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, अफगान प्रेसिडेंट ने भी इसी किस्म की। तो अफगानिस्तान से तो कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अफगान हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज वो बड़े डेडली बयान आ रहे हैं। आज का बयान काफी स्ट्रॉन्ग था, फिर अमरुल्लाह सालेह का, अशरफ गनी साहब, अशरफ गनी साहब का कल का बयान, आज अमरुल्लाह सालेह का। जी हाँ, अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान एक डिफिकल्ट सिचुएशन में इस वक्त है। मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में इसलिए कहता हूँ कि हमने कंट्रीब्यूट किया तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आए, प्रेशर एक्सर्ट किया, इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया, अमेरिका के कहने के ऊपर किया, लोगों के कहने के ऊपर किया, लेकिन उसको एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा, खासतौर पर अफगान नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अब अफगान जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके पीछे दो स्ट्रिंग्स हैं, एक अमेरिकन स्ट्रिंग है और एक इंडियन स्ट्रिंग है। और ये दोनों मैं आज एक जगह पे बात कर रहा था कहीं पर, मैंने कहा जी देखिए, अमेरिका
ने 20 साल में जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं वो कितने अचीव किए, कितने नहीं अचीव किए, और आज वो तालिबान को एक डेडली फोर्स के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं और उनको एक माइट के तौर पर, हालांकि 60 से और 80,000 के दरमियान की उनकी फिगर है। और जैदी साहब जो बात कर रहे थे 3.5 लाख की अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिसमें ANA और ANP दोनों शामिल होती हैं। ठीक हो गया। तो और लेकिन ये 60,000 से 80,000 इन 20 सालों में अमेरिका से कंट्रोल नहीं हुआ। और अभी जब वो वहां से सामान लपेट के जाने की बातें कर रहे हैं तो उनको किसी ना किसी जगह पर ये चीज दुनिया को बतानी है कि तालिबान बहुत ही टफ एनिमी है और तालिबान को ग्लोबल पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा। और इसीलिए वो जगह अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने जो चाहे वो सेंट्रल एशिया है, चाहे और जो हलाली साहब बात कर रहे थे ना कि वो जहाज किधर से आए, वो छोटे सी ऐड करता चलो यहाँ पर जो काबुल एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट अभी तक जो है वो अफगान हुकूमत के पास है। टर्की को नहीं दे रहे थे सर? नहीं, वो तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए देना था, उसके ऊपर भी अभी तक डिस्कशन चल रही है। जी हाँ, वहां पर अभी तक अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं और उनके एयरक्राफ्ट भी मौजूद होंगे, लाजमी बात है। बागराम उन्होंने क्लोज किया है। कंधार की सिचुएशन मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन मेरा ख्याल है सिवाय काबुल एयरपोर्ट के बाकी जगह तो वो काबुल से भी फ्लाई कर सकते हैं मेरा ख्याल है। और दूसरा उनका मिडिल ईस्ट से आना, मेरा ख्याल है उन एयरक्राफ्ट की इंड्योरेंस B2 की हो सकती है, लेकिन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी इंड्योरेंस इतनी नहीं हो सकती है। तो कमिंग बैक टू ये हालात पाकिस्तान के लिए काफी डिफिकल्ट होंगे आने वाले दिनों में, अगर जहाँ हो गए और शुरू हो गए। एक वो जो फिगर बता रहे थे ना जैदी साहब, फिगर बता रहे थे एग्जैक्ट 36 की फिगर उन्होंने कोट की है। 36 अटैक उन्होंने जुलाई के महीने में पाकिस्तान ने TTP ने किए हैं। तो हालात डिफिकल्ट हैं। जी जी, जफर इलाली साहब, सर आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान कहां खड़ा है सर इस पूरी सिचुएशन में? अब आपको क्या लग रहा है? अमन कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं सर, वो तो वहीं रह गया सर। ये अच्छी बात है, आपने मुझे ये सवाल पूछा जी। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एटीट्यूड क्या होगा। हम चाहते हैं कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जिसके साथ हमारी इस वक्त गुड रिलेशनशिप है और हमने कहा है दो फेवरेट्स, और हमने कोऑपरेट किया है, मदद किया है उनको डायलॉग में। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप TTP को अपने टेरिटरी, जो टेरिटरी आप कंट्रोल कर रहे हैं, उधर से उनको ऑपरेट करना देंगे? अगर आप उनको ऑपरेट करने देंगे तो आप में और काबुल में कोई फर्क नहीं है, आप में और हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं है, और आप में और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये हमें एब्सोल्युटली क्लियर कर देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेने की आप बात कर रहे हैं कि आप अगर इनको ऑपरेट करने देंगे तो फिर जवाबी कार्रवाई इधर से भी होगी। ठीक है। अब अगर इन्होंने बताया हमें कि वो वाकई कोशिश कर रहे हैं, अगर एक दो इंसिडेंट हो जाए, मगर अगर हम कन्विंस हों कि TTA जो है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान इनके साथ नहीं है, तो फिर हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है और मेरे ख्याल में काफी बेहतर रिलेशन होंगे और पीस भी इस एरिया में जल्दी आएगा। अच्छा। मगर अगर उन्होंने, इसलिए कि वो भी नहीं मानते हैं ड्यूरेंट लाइन क्या है और किधर है, अगर उन्होंने ये दो खेल करना हो कि पैसे ले हिंदुस्तान से, पैसे ले बादशाह अमेरिका से, आखिर वियतनाम का सबसे जिगरी दोस्त तो अब अमेरिका हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो माजी भूल गए। 60,000 अमेरिकनों को मारे, मगर आज वही ना, माजी भूल गए। तो मैं चीन के खिलाफ वियतनाम है। तो कहने की बात सिर्फ ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमारा पोजीशन शुड बी क्लियर। अगर TTA नहीं कोलैबोरेट कर रहा है तो फिर बॉर्डर बंद करो, ट्रेड को मुश्किल करो और लड़ो। मतलब आप कह रहे हैं बस डू और डाई की सिचुएशन होगी अगर वो डिसीजन नहीं लेते, वो उनको नहीं रोकते पाकिस्तान पे अटैक करने से, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड होना चाहिए हमारा। हाँ भाई, फिर नेगोशिएशंस नहीं हो सकते। उनको करना है, हम चाहते हैं कि पीस हो, मगर अगर इफ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड और अगर उन्होंने इनको कंडोन करते हैं, शेल्टर देते हैं और हिंदुस्तान और अमेरिकन पैसे इस्तेमाल होते हैं कि डिसरप्ट करने पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन, तो फिर तो जवाबी कार्रवाई। सॉवरेंटी के ऊपर आप कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता।
जी मुबशिर साहब, सर पाकिस्तान कहां खड़ा है इस पूरी सूरत हाल में? अमन कॉन्फ्रेंस होनी थी, नहीं हो सकी। इमरान खान साहब अक्सर कहते नजर आते हैं कि जी अमन 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 की हम बात करेंगे, बलूचिस्तान में भी अमन की बात करेंगे, जितने भी मुश्तइल अफराद हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो तंजीमें अफगानिस्तान के बारे में कुछ ऐसी राय रखते हैं कि जी ठीक है दोस्ती करेंगे और ये तमाम तर सिलसिला होगा। इस वक्त क्या क्या कर सकता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। जी बहुत बहुत इंतहाई क्रूशियल अपने जंक्चर पे खड़े हैं हम। बिल्कुल। क्योंकि देखिए इमरान खान साहब के बारे में मैं ये अर्ज करूं कि खान साहब तो एक वक्त में जब टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन की बात होती थी तो उस वक्त भी वो नेगोशिएशन के हामी थे, यानी पीस की बात करते थे अगर हम इस तरह लें। लेकिन अब खान साहब की हुकूमत है, खान साहब उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे उस वक्त और कहते थे कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए बल्कि इनको नेगोशिएशन, वो कहते थे कि आखिरी हल टेबल टॉक ही है, आप जितना लड़ लें लेकिन आखिरी हल टेबल टॉक है। लेकिन वो टेबल टॉक पे ना वो आए ना ये जाने को तैयार हैं। 36 आप जुलाई में अटैक हो चुके हैं, क्या हमारी तरफ से कोई ऑफर गई है उन्हें नेगोशिएशन कर लें? अच्छा नेगोशिएशन, रिटेलिएशन तो चले, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैंडल कर रही है उन्हें बड़े अच्छे तरीके से, नेटवर्क्स भी उनके ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन हिलाली साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया है जिसपे मेरा ख्याल है कि मुसलसल बात होनी चाहिए और इस पे हुकूमत का पॉलिसी स्टेटमेंट आना चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैच है अफगान तालिबान के साथ, और आया क्या वो जो भी पाकिस्तान में कर रही है उसकी पुष्टपुनाई अफगान तालिबान अगर कर रहे हैं तो पाकिस्तान को इस चीज को क्लियर करना चाहिए और फिर दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है, फिर इस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन एक बड़ी वाइब्रेंट सी डिबेट की जरूरत है, नेशनल डिबेट की। हमें अपने दोस्त और दुश्मन जो हैं उनमें तखसीस, एक क्लियर तखसीस जो है वो करना जरूरी है, इस वक्त जरूरी है। ब्रिगेडियर साहब अब मैं आऊंगा रेफ्यूजीज के ऊपर, रेफ्यूजीज के मामले के ऊपर। इससे पहले भी माजी में बहुत सारे अफगान पनाहगुज़ीन पाकिस्तान में रहे, अभी तक बल्कि थे और कुछ चले भी गए, अभी तक बहुत सारी बड़ी तादाद में यहां पाकिस्तान में मुकीम भी हैं जो शायद अब यहीं के शहरी एक तरह से बनने वाले हैं। आप सर अब क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल में देखें हम पे अटैक हो रहे हैं, टीटीपी हम पे अटैक कर रहा है, अफगान तालिबान से हमारी बात होगी नहीं होगी जो भी सिलसिला होगा, लेकिन रेफ्यूजीज के मामले के ऊपर पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए सर? क्योंकि रेफ्यूजीज तो आने इस खाना जंगी के बाद। जी हाँ, है फियर ये है, और इस फियर के ही कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली यूएनएचसीआर से भी बात की है, उनकी तरफ से कोई प्रपोजल भी आई थी कोई फंडिंग की जिसको पाकिस्तान ने पेंड कर दिया था। अफगानिस्तान के अंदर अभी इस वक्त इंटरनली डिस्प्लेसमेंट बहुत हो रही है, खास तौर पर वो जगह जहां पर तालिबान बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो जो इंटरनली डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं वो लेटर स्टेज के ऊपर ऑफ कोर्स अक्रॉस द बॉर्डर्स होंगी। एक चीज जो अच्छी पाकिस्तान की तरफ से हुई है वो आपके फेंसिंग है, ठीक है, बॉर्डर फेंसिंग है, जिसकी वजह उसकी वजह से हमें अभी ये अंदाजा आसानी से हो सकता है कि कौन कौन से रूट हैं जो फेंस्ड या इलाके हैं जो फेंस्ड नहीं है और उसको अकॉर्डिंगली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात की वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की, मेरा ख्याल है मुबशिर साहब बात कर रहे थे, उस ऑब्लिगेशन में हमें एट टाइम्स प्रेशर पड़ जाता है इंटरनेशनली कि जी आप एक्सेप्ट करें रिफ्यूजीज को। लेकिन उस सूरत में वही ज़ियाउल हक वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि दे आर आवर ब्रदर्स एंड दे शुड कम एवरीवेयर एंड एवरीवेयर इन पाकिस्तान। आई थिंक वी मस्ट कर्टेल देम टू दी बॉर्डर के ऊपर 3 से 4 किलोमीटर के अंदर नहीं आना चाहिए उनको, बिकॉज यही ग्लोबल रूल भी आता है। एक और डेवलपमेंट जो अफगानिस्तान के अंदर हो रही है वो ये हो रही है कि आज ही मैं वॉइस ऑफ अमेरिका को सुन रहा था तो वो कहते कि लोग ईरान की तरफ माइग्रेट ज्यादा कर रहे हैं और वहां से वो तुर्की की तरफ जा रहे हैं, और ये फिगर जो है ये वही है बिकॉज वो यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं और उसमें ज्यादा लोग यंग हैं और तुर्की की तरफ जा रहे हैं, और तुर्की पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो तैयारी करें अफगान की वहां पर जाने के लिए। और अफगान के बयान जो थे यंगस्टर थे ज्यादा जो जा रहे हैं और वो कह रहे थे कि जी हमें वहां जाएंगे तो कोई जॉब मिलेगा, कोई पैसे मिलेंगे, हम वापस करेंगे। ईरान का क्या इस स्टैंस क्या होगा आपके ख्याल में? ईरान सेफ पैसेज दे देगा या ईरान की तरफ से कुछ थोड़ा सा? नहीं, ये तो बेसिकली ह्यूमन स्मगलिंग होती है बेसिकली, और ईरान
ह्यूमन स्मगलिंग के लिए मशहूर है। अच्छा। इसमें कोई जायका नहीं है, नहीं बिल्कुल। पाकिस्तान से वाया ईरान लोग सदर्न यूरोप की तरफ जाते हैं, ठीक आज है। भी जाते हैं। हाँ। आपने अक्सर देखे होंगे पंजाब से लोग जी, उधर जी, जा जी, रहे जी, होते जी, हैं। जी, जी। ये बड़ा अच्छा रूट है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इसको किसी जमाने में कहा तो आपको करते लग थे। रहा है कि वो अभी भी टर्की खैर तक वो- आराम से पहुंच भी जाएंगे और टर्की एक्सेप्ट भी कर लेगा, तो ये एक नेमुल बदल नहीं कह देखिए, लीजिए अगर हमारे पास नहीं। करना ना करना तो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता ठीक है, है, करना ना ठीक है, करना एक ठीक डिफरेंट है। कॉन्टेक्स्ट होता है। हाँ। लेकिन यह है कि वो एक ऑब्जेक्टिव अफगानियों का बन गया है कि वो यूरोप यूरोप की जाएंगे। तरफ जाएं। ठीक हो ठीक गया, है, यूरोप। अब पाकिस्तान की तरफ तो आएंगे, नेचुरली आएंगे। मेजोरिटी वो है जो वैसे डुअल नेशनल, उन्होंने पासपोर्ट, वहां पर हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज किया करते थे, हाँ। ये स्ट्रॉलर बैग टर्मिनोलॉजी, कि ये जो इस वक्त ओहदों पे बड़े बड़े बैठे हैं, ये सारे एक बैग लेकर आए थे और ये बैग उठाएंगे और काबुल एयरपोर्ट से सारे के सारे चले जाएंगे। ये अच्छा। भी याद रखिएगा। अच्छा, ठीक हो गया। जफर साहब, सर आपको क्या लग रहा है रेफ्यूजीज के मामले के ऊपर पाकिस्तान का स्टैंड क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो ज्यादा इनसे 3 मिलियन हैं और उससे ज्यादा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर और सकते हम accept, ठीक कह है। देना चाहिए। हाँ। साथ साथ हमने एक फेंस बनाया है, हमें उनको कहना चाहिए कि भाई ये फेंस को हर सूरत में हम इनको क्रॉस करने नहीं देंगे। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अफगान टेरिटरी पे बॉर्डर के उस तरफ कोई टेरिटरी और कोई जमीन मिले हमें माने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और उधर कैंप्स लगाएं, फिर पाकिस्तान से खाना वाना ये वो जो है वो जरूर जा सकता है, माने मतलब हम सपोर्ट अपनी देंगे लेकिन हम पनाह गुज़ीरों को एक्सेप्ट ना मगर करें फॉर लॉन्ग। और इनको हम नहीं ले सकते। ठीक हो ये गया। मेरे ख्याल में ही है। तो अच्छा, एक चीज मेरी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा जफर साहब, ये जिस तरह बात हो रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से या जो भी इदारे होते हैं जिनकी तरफ से हमें फोर्स किया जाएगा या मजबूर किया जाएगा कि आपने ऐसा करना है, कैन वी से नो या एब्सोल्युटली नॉट, वहां भी कह सकते हैं हम क्या करना है कि रेफ्यूजीज के हवाले से फॉर अ लॉन्ग टर्म तो पीरियड? फिर आपको वो करना पड़ेगा जो तुर्की ने किया सीरिया में। जी जी। आपको अपना फौज भेजना पड़ेगा और ठीक है। 2-4-5 मील तक इलाका लेना पड़ेगा, फोर्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। और उधर आपके फौज को स्टेशन करें और उस सर ये तो एक नया महाज खोल देंगे ना हम, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अफगानिस्तान में। इट हैज टू बी, नहीं तो आप अपना सोशल, देखिए योर सोसाइटी इज रेक्ड ऑलरेडी। राइट। अरे गन कल्चर माने जी। पूरा ट्रांसपोर्ट, आप पता है कराची में कितना ब्लैक मनी और स्मगल्ड मनी, आप जाके देखें बड़े बड़े फैशनेबल एरियाज पे ह्यूज टॉल बिल्डिंग्स हैं, ड्रग मनी के बने हुए हैं, बिल्कुल खाली हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है उधर, ये ड्रग स्मगलर्स और ये सब कुछ पता है वो कौन है और किधर है। और स्मगलिंग की बहुत बड़ी आपको पता है 74 बिलियन से 80 बिलियन ड्रग ट्रेड है अफगानिस्तान पे। आप समझते हैं ये जो जी। तालिबान है इनके हथियार कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? ये ड्रग मनी बिकॉज से ऑफ आ ड्रग रहे हैं। मनी। वेरी वेरी ट्रू। क्रिमिनल एंटरप्राइज जो तो अब हमें बन रहा है। सिर्फ वो जो भाईचारा जो दिखाते हैं हम अक्सर, वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। वो हमें सिर्फ वो जो हम सपोर्ट करते हैं सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं कि वो दीगर बहुत सारे ऐसे बैक स्टैबिंग कह लीजिए, ड्रग्स भी प्रिवेल कर रहा है, स्मगलिंग भी हो रही है, बहुत सारे दीगर अनासिर भी इसमें शामिल हैं जो कि हमारे मुझे खिलाफ। आज तक एक अफगान नहीं मिला है जो हमारी तारीफ जी। करता है, आज तक मैं कह सकता जी। हूँ, हाँ। और मैं काफी बुढ़ा हो गया हूँ। जी जी। एक अफगान नहीं मिला है जो पाकिस्तान की तारीफें करता है, और ये वो सब जब मिलते हैं प्राइवेटली, ओहो हो मेरा सेकंड होम है, ओ हाँ मैंने पनाह लिया था, वी लव, मगर जब पौधे में आते हैं फिर आपने देख लिया कारजाई। आप इसको देखें, ये गनी को, जी जी जी, गनी को बिल्कुल ग्रीन कार्ड होल्डर है, हाँ। वापस चले जाएगा, उसकी बेटी पढ़ाती है ब्रुकलिन में, डांसिंग पढ़ाती है मेरे ख्याल में। हाँ। देखिए ये लोग Very जो true. हैं, हम जानते हैं इनको, इनसे उम्मीद रखना, इनसे कुछ आपका मुझे समझ नहीं आते कि किस तरीके से हम लोग इनसे डील करते हैं। मैं सफीर रह चुका हूँ, मैं बुला के इनको जो मर रहे थे इनको मैं पासपोर्ट देता था पाकिस्तानी, टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड पासपोर्ट, जी जी। इनके जान बचते थे जिधर मैं था, मगर इन्होंने ठीक क्या हो गया। लेकिन आपने बड़ा डिटेल में माशाल्लाह आपने बताया। जी मैं बशीर साहब आप पे इख्तिताम भी करूंगा, प्लीज बताइएगा आपको क्या लगता है पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए सर? मैं पहले, मेरा ख्याल है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमें अपनी करनी सेल्फ चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, राइट सर। हमारा मामला ये है कि हमारे हीरोज जो हैं हमारी टेक्स्ट बुक में सारे अफगानी हैं, हमने अपने मिसाइल्स के नाम अफगानियों पे रखे हुए हैं। ओके, वेरी उसके वैलिड बाद पॉइंट। आपने
हाँ। पहली जो खेपें आती रही हैं उनके लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी Nice, और उनको very आपने nice. फ्री एंट्री दे दी। उन्होंने यहाँ से आईडी कार्ड्स भी दे दिए, हाँ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी खरीद बिल्कुल। ली, यहाँ पे शादियां भी कर ली, जिसके नतीजे में शहरी बन वो गए ना। हुआ जिसका जफर इलाली साहब ने जिक्र किया है। जी, जी। अभी मैं ये समझता हूँ हाँ। कि हमें प्रिएम्प्टिव मैयत लेना चाहिए, पहले से कैंप्स आपको तैयार रखने चाहिए और फिर उसका मैकेनिज्म ऐसा हो कि वहां से स्पिल ओवर ना हो सके। इस तरीके से हम अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी पूरी कर लेंगे और स्पिल ओवर को भी रोक लेंगे और जो ही वहां पे हालात बेहतर हो उन्हें वापस भेज दिया जाए, क्योंकि उनका स्पिल ओवर जो है उसके 200% जिम्मेदार हम खुद लोग हैं, हमारे अदारे हैं। लेकिन अब ऐसा आपको लग रहा है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, क्लियर पॉइंट। बहुत शुक्रिया मुबशिर बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। खालिद जफर हिलाली साहब सर बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह हमेशा ही आप बड़ा गहरा तजिया रखते हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, मज़ा आता है सर आपके साथ बात करके। ब्रिगेडियर साहब सर माशाल्लाह जितनी खूबसूरती से आप अफगानिस्तान के ऊपर दस्तरस हासिल है आपको और तमाम तर एरियाज़ के नाम और तमाम तर चीज़ें आप बताते हैं, हमारी नॉलेज में बड़ा इजाफा हो जाता है और पूरा पाकिस्तान जिस वक्त देख रहा होगा वो यकीनी तौर पर काफ़ी सीख भी रहा होगा इस तमाम तर डिस्कशन से। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ गेस्ट साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का मकसद बलोचिस्तान अफगानिस्तान क्या इम्पैक्ट हो सकता है, CPEC पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बड़ा डिटेल में हमने इस हफ्ते इसको कवर किया है। ये बहुत ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे इंटरनेशनल जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी एडवांसमेंट आ रही है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते रहें। तो साथ साथ इंटरनेशनल पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में हमारे लिए इस वक्त और बड़ा क्रूशियल स्टेज है ये पाकिस्तान के लिए। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आसिफ मलिक को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमान अल्लाह।